तो कल हम लोग पढ़ रहे थे यूजेस ऑफ डायमेंशन। यूजेस ऑफ डायमेंशन पे दो यूजेस बता दिए गए थे। कन्वर्ट करना बता दिया था कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और करेक्टनेस चेक कैसे करते हैं कि कोई इक्वेशन जो है वो सही है या नहीं सही है, चेक कैसे करते हैं, ये भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम लोग को थर्ड यूज पढ़ना था, थर्ड एप्लीकेशन पढ़ना था डायमेंशन का। थर्ड एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन का? इस्टेब्लिश करना है आपको एक इक्वेशन एस्टेब्लिश करना है। देखिए, इस इक्वेशन इस्टेब्लिश कैसे करते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, विदाउट एग्जाम्पल तो समझ में आएगा नहीं, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, moving in a circular motion depends on the mass, velocity, mass and velocity of a body and radius of the circular path। चलिए, एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, आपको रिलेशन फाइंड करना है। लास्ट में लिख देंगे फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन बिटवीन मत लिखिए, among these quantities। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रही है, उस पर जो फोर्स एक्ट करेगा, जो फोर्स लगेगा, वो बॉडी के मास, बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ जो सर्कुलर पाथ होगा, यानी जिस सर्कल में वो बॉडी मूव कर रही होगी, उस सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, उस रेडियस पर डिपेंड करेगी। इट मीन्स फोर्स डिपेंड्स ऑन थ्री फिजिकल क्वांटिटीज। जो फोर्स है बॉडी पर एक्ट कर रहा है, वो फोर्स तीन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। पहला मास, दूसरी वेलोसिटी और तीसरा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो चलिए इसको करते कैसे हैं। अब हमें ये समझ में आ गया कि कौन डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है। सॉल्यूशन देखिए, तो भाई हमें ये पता चल गया कि फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन, फोर्स डिपेंड करेगा मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। इन तीन चीजों पर फोर्स डिपेंड कर रहा है। क्या जरूरी है मास की पावर हमेशा वन रहे? हो सकता है मास की पावर 2 हो जाए, 4 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आर स्क्वायर हो सकता है, एम स्क्वायर हो सकता है, वी स्क्वायर हो सकता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी में आप देखते हो हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो वो सारी चीजें स्क्वायर भी हो सकती हैं। यानी पावर कितनी होगी एम की, वी की और आर की हमको नहीं पता, तो हम सबसे पहले क्या करें, पावर डिफाइन कर लेते हैं। एम की पावर हम ए लिख लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता एम की पावर क्या होगी। वी की पावर हम बी लिख लेते हैं और आर की पावर हम सी लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम देखा कि F is directly proportional to m to the power a, v to the power b and r to the power c मिल गया। ये डिपेंडेंट की क्वांटिटी आ गई जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि ये डिपेंडेंट करते हैं, तो हमने ये चीज लिख लिया, ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शनल ये हटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। मान लेते हैं कांस्टेंट क्या है, k है, m to the power a, v to the power b and r to the power c। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसका यूज इन फ्यूचर हम करने वाले हैं। मे भी इतना समझ में आ गया होगा कि आपको ये क्या करना है, आपको क्वेश्चन से देखना है कि कौन चीज डिपेंड कर रही है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखा गया फोर्स डिपेंड कर रही है तीन चीजों पर, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। तो हमने देखा फोर्स डिपेंड कर रहा है, इसलिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन।
अब हमने डायरेक्ट नहीं पता था कि m की पावर क्या होगी, v की पावर क्या होगी और r की पावर क्या होगी, तो हमने a b c जनरली कोई भी नंबर लिख लिया। फिर यहाँ से अगर इसको हटाएंगे, ये साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, हमने कांस्टेंट को k मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इतना समझ में आने के बाद अब हमें करना क्या है, दोनों साइड की डायमेंशंस लिखनी है, LHS की और RHS की, दोनों साइड्स की डायमेंशन लिखनी है। तो डायमेंशन ऑफ f क्या होता है भाई, ml t-2, ये फोर्स की डायमेंशन हो गई। के कांस्टेंट है, इसके लिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। m एक मास है, मास की डायमेंशन m टू द पावर a। v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1 और इसकी पावर b। फिर रेडियस लेंथ है, यानी इसकी पावर c, l डायमेंशन और पावर c। अब हम क्या करते हैं, तीनों को कंबाइन करके लिख लेते हैं। इस साइड ये तीन अलग अलग लिखे हुए हैं, इन तीनों को एक में लिखना है कंबाइन करके। तो यहाँ पर देखिए m की पावर a है, यहाँ पर कहीं और दूसरा m नहीं दिख रहा है, तो m की पावर सिंपली a हो जाएगी। यहाँ पर देखिए l है, यहाँ पर भी l है, यहाँ पर l की पावर आपको b मिलेगी और यहाँ पर l की पावर c मिलेगी, और मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर्स ऐड होती हैं, तो l टू द पावर हो जाएगी b प्लस c हो जाएगी। यहाँ पर t है और कहीं पर t है नहीं, इट मीन्स t टू द पावर माइनस b हो जाएगी। देखिए यहाँ पर -1 है, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b, t टू द पावर -b। तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है LHS और RHS में जो m, l और t की जो डायमेंशन पावर्स हैं, उन पावर्स को या डायमेंशंस आप कह सकते हो, उसको डायमेंशन ही तो कहते हैं पावर को। तो जो डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। यानी m की पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर m की पावर क्या है, l की पावर 1 है, तो यहाँ पर m की पावर 1 और यहाँ पर m की पावर a है। इट मीन्स a इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए l की पावर क्या है, 1 है, यहाँ पर l की पावर क्या है, b प्लस c है। इट मीन्स b प्लस c इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, t की पावर -2 है, यहाँ पर t की पावर क्या है, -b है। इट मीन्स -2 इज इक्वल्स टू -b, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b इज इक्वल्स टू 2 आ गया। आप यहाँ पर पुट कर सकते हो b की वैल्यू 2, तो 2 plus c is equals to 1. It means c is equals to 1 minus 2. c is equals to -1। c की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब आपको a, b और c की वैल्यू मिल चुकी है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -1 है। आपको करना क्या है, इन सभी वैल्यूज को, a, b, c की वैल्यूज को आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b, c in equation 1, we get f is equals to k m to the power a की वैल्यू कितनी है, 1, it means m to the power 1, b की वैल्यू 2 है तो b to the power 2 हो जाएगा, और r की वैल्यू c है, it means r to the power -1। इसको लिखा जा सकता है f is equals to k mb square upon r, m b square upon r क्योंकि पावर -1 में है। अब आपको लिखना ये है, एक्सपेरिमेंटली वी गेट k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू 1 ही पुट करेंगे हमेशा हम, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, तो यहाँ पर हम डायमेंशन के डेरिवेशन जितने भी करेंगे उसमें हम k की वैल्यू 1 ही पुट करेंगे हमेशा। तो आप k की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू 1 मिलती है, देन f इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r मिल जाएगा। ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की हेल्प से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमें फाइंड करना था, फाइंड द रिलेशन अमंग दीज क्वांटिटीज। हमने इन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड कर लिया, F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी होता है, आप लोग जानते होंगे। हाँ हाँ, कहाँ गलत हो जाता। हाँ हाँ, तो मैंने अभी कुछ कहने वाला हूँ मैं। अभी हम लिमिटेशंस बताएंगे, अभी हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस, ठीक है। तो लिमिटेशन में आपको ये बताया जाएगा कि जो कांस्टेंट टर्म आता है डायमेंशन से, आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये डायमेंशन की लिमिटेशंस है, ठीक है। हाँ, 1 ही रखेंगे हम। कांस्टेंट टर्म जब भी आएगा ना, तो हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, वहां पर डायमेंशन फेल हो जाता है।
जहां पर कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, जिस इक्वेशन में साइन थीटा कॉस थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेंगे, वहां पर डायमेंशन फेल हो जाएगा, डायमेंशन अप्लाई नहीं कर सकते वहां पर। ये लिमिटेशंस है। ये तो हमने एप्लीकेशंस पढ़े ना, डायमेंशन की एप्लीकेशन या यूजेस पढ़े। अब हर चीज का यूज है तो उसका लॉस भी तो है, उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी तो हैं। अब जैसे फोन के बहुत सारे, मोबाइल फोन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, और उसका कुछ ड्रॉबैक भी है, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जो चल करके हमारे पास अपने पास नहीं आ सकता, ये उसकी लिमिटेशन है ना। तो लिमिटेशंस हर इंसान की भी होते हैं, तो इसमें भी देखना है कि हमें लिमिटेशंस भी देखने, डायमेंशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो लिमिटेशंस ही बताने वाला हूँ। कितना नोट हो गया सभी का? नोट हो गया? क्या पढ़े अब? लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशंस की कुछ लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। तो भैया सबसे पहले लिमिटेशन तो मैंने बता दी कि कांस्टेंट टर्म अगर होगा तो उसकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, है ना। डायमेंशन की हेल्प से, जैसे ग्रेविटेशनल फार्मूला अगर हमने कोई फाइंड करने को कहा जाए, ग्रेविटेशनल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ग्रेविटेशनल फार्मूला एफ इज इक्वल, हाँ कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी आएगा ही कहाँ से, कांस्टेंट टर्म हम वहां पर के ले लेंगे, और फिर उसकी वैल्यू हम तो डायमेंशन की हेल्प से ये जानते हैं कि डायमेंशन की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली जाएगी कांस्टेंट की वैल्यू, है ना। वो तो एक्सपेरिमेंटली निकाली जाएगी ना, तब तो हम उसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे सिंपली, हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है ना। तो हम g को सिंपली वैसे लिखा रहने देंगे, छोड़ देंगे, उसकी वैल्यू भी नहीं पुट करेंगे, ऐसे लिख देंगे जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर मिल जाएगा हमें, है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इजी भी है। तो चलो, लिमिटेशंस का मतलब, पहला लिमिटेशन क्या हो गया कि हम किसी भी कांस्टेंट के टर्म को सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब उसकी वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते। दूसरा लिमिटेशन क्या हो गया, मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर होंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री आ गया, साइन कॉस टेन कॉट ये सब आ गए, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसको डिराइव भी नहीं कर सकते, उसके फॉर्मूले को भी बना नहीं सकते। फिर तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर किसी इक्वेशन में कोई फंक्शन, कोई फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, तब भी हम उसको डिराइव नहीं कर सकते। यानी थर्ड जो वेरियस हमने रिलेशन फाइंड करने के लिए सीखा अभी, कि फंक्शन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज हमें दी होंगी, उनके बीच में रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। बट अगर मोर देन 3 दिया हुआ है, जिसमें ये दे दिया जाए कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन 4 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, तो फिर आप उसको डायमेंशनल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। ये लिमिटेशंस है। यानी हम तब तक सॉल्व कर सकते हैं जब तक कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट होगी, तब तक हम डायमेंशनल मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? जहां पर लॉगरिथमिक आ जाएगा, जैसे लॉग वाले को आ जाते हैं फंक्शंस, अगर लॉग वाले हैं तो उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसको फाइंड नहीं किया जा सकता। एक्सपोनेंशियल वाले आ जाते हैं तो उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये सब सारी चीजें लिमिटेशंस हैं जिसमें हम लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ हाँ, उसको भी नहीं कर सकते। दो क्वांटिटीज का सम या डिफरेंस आ जाए, जैसे एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन को आप करेक्टनेस चेक कर सकते हो, उसका करेक्टनेस चेक कर सकते हो, बट उसको डिराइव नहीं कर सकते हो। जो मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले होते हैं उन्हीं को हम सॉल्व कर सकते हैं, उन्हीं को डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। लेकिन अगर प्लस या माइनस वाले हो जाएंगे, जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके, सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस at s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें दो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो रही है, बीच में प्लस लग रहा है, तो फिर इसको डायमेंशनल मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, रीजन यही बेटा कि डायमेंशंस कभी जुड़ती नहीं है, अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था, और जुड़ेंगे भी तो वही क्वांटिटी मिल जाएंगी ना, इसीलिए।
जुड़ती या घटती नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकती है, इसीलिए। आगे पढ़े, सिग्निफिकेंट फिगर्स आज बताना था। सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत मजेदार टॉपिक, बहुत कंफ्यूजन से भरा हुआ टॉपिक। आपको कंफ्यूजन इसमें भरपूर मात्रा में मिलने वाली है। इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे सर इससे अच्छा फिजिक्स ना लिए होते तो ज्यादा अच्छा था। अरे कहेगा कभी है और कभी नहीं है। फिजिक्स यही है कि कभी है कभी नहीं है। अब इसमें यही कहेंगे कि कभी हम एग्जिस्ट करते हैं, कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर सिंपली क्या है कि आपने कोई मेजरमेंट किया, कुछ मैग्नीट्यूड निकाल कर लेकर के आए, अब मैग्नीट्यूड में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वही आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर्स का फिर यूज क्या है, क्यों हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करते हैं, कैसे पता। अब बात ये आती है कि हमने मान लिया कि हमारा मैग्नीट्यूड जो आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है। इसका मतलब जो हमारी मैग्नीट्यूड निकल करके आएगी वो मैग्नीट्यूड 4 डिजिट की होनी चाहिए, मिनिमम 4 डिजिट की होनी चाहिए। अगर हमने 2 डिजिट फाइंड कर ली तो इट कंपल्सरी है कि बाकी 2 डिजिट 0 ही होंगी। अब वो क्यों होंगी अभी देखते हैं कैसे। मैग्नीट्यूड का मतलब अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बता दिया जाए तो आप मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगा सकते हो कि मैग्नीट्यूड कितना लंबा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एक अंदाजा लगाने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का यूज किया जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब मैंने बताया नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये कौन बताएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू यार क्या लिखते हो, नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वही क्या कहलाएंगे, उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 2.143142 क्या लिखा हुआ ये 2.142 दिख रहा है, कितने डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा चलो आगे 2.140 कितने डिजिट हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, क्या है 3 क्यों, हाँ देखो सिग्निफिकेंट फिगर का नियम ये कहता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स आपको काउंट करने हैं। नंबर ऑफ डिजिट 0 डिजिट नहीं है क्या, 0 भी तो डिजिट है, लेकिन ये डिजिट तब तक रहेगा जब तक उसके पहले 0 से पहले कोई 1 से लेकर के 9 तक कोई डिजिट ना आए। इट मींस अगर ये लिखा होगा 0.00123 इसमें कितने डिजिट्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके जीरोस काउंट नहीं किए जाएंगे। लेकिन ये लिख जाए अब कितने हैं, गुड, यही समझना है सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी 0 कभी सिग्निफिकेंट फिगर होता है और 0 कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं भी होता। तो हमें 0 की चिंता करनी है बस, और सारे नंबर्स तो हम काउंट कर ही लेते हैं। हमें 0 के बारे में ही सीखना है कि हाँ हाँ हाँ, डेसिमल से पहले की बात अलग है, डेसिमल के बाद की बात अलग हो रही है ना। अगर 0 से पहले कोई नंबर नहीं है तो हम उसको पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम डेसिमल को यहां तक शिफ्ट कराना चाहें, मैंने कहा था स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करना, जब तक आपको समझ में ना आए तो आप स्टैंडर्ड वैल्यू में कैलकुलेट करना सीख लो। स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म, फिजिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। हाँ, डेसिमल के पहले एक डिजिट रहना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर के 9 तक वाले कोई भी एक डिजिट हो सकता है। तो अगर हम ये 0 नहीं है मान लो, तो डेसिमल कहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए डेसिमल यहाँ लिखेंगे।
यानी ऐसे लिखा जाएगा फिर ये 0001.23। तो अब देखो इसका कोई महत्व नहीं है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर केवल 3 मानी जाती है। बट अगर जीरो के बाद अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, अगर ये जीरो लिखे होते तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पर ये और 2 जीरो हमें लगाना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, इसलिए ये जीरो काउंट होते हैं, ये जीरो काउंट नहीं होते स्टार्टिंग वाले। समझ में आया? हाँ भैया, मैथ अलग है, फिजिक्स अलग है। तो समझ में आया कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, कैसे करते हैं कैलकुलेशन, क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुल मिला के जीरोस काउंट होते हैं, डेसिमल के बाद के जीरोस काउंट होते हैं, बशर्ते उससे पहले कोई ना कोई डिजिट लगी होनी चाहिए, 1 से लेकर के 9 तक। बेटा मैथ में मीनिंगलेस होता है, फिजिक्स में मीनिंग होती है, फिजिक्स में मीनिंग होती है, मैथमेटिक्स में जीरो होता है, मैथमेटिक्स में मीनिंगलेस है, बट फिजिक्स में इसकी मीनिंग है। कैसे? बहुत अच्छा, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं। स्क्रू गेज से मेजर करना सीखा है? स्क्रू गेज मैंने सिखाया था, वर्नियर कैलिपर सिखाया था। स्क्रू गेज से विवेक मणि त्रिपाठी ने एक मेजरमेंट किया, बॉल जो एक रिफिल होती है, रिफिल के निब का रेडियस मेजर किया और उसने बताया कि सर रेडियस आ रही है 1.234 मिलीमीटर। हमने मान लिया 1.234 मिलीमीटर। अब हिमांशी आई, वो उसने दूसरे निब का मेजरमेंट किया और उसने कहा कि सर मेजरमेंट आया हमारा 1.23। किसका मेजरमेंट सही है? किसका मेजरमेंट सही है? क्योंकि स्क्रू गेज क्या है, स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट क्या होती है बेटा, अगर याद हो आप लोगों को, 0.001, यानी डेसिमल के 3 डिजिट तक जाना है। मेजरमेंट दोनों की सही है, मेजरमेंट दोनों की सही है, इसका लास्ट डिजिट यहां पर 0 होता है। जो इसने मेजरमेंट किया था उसके मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थी, बट इसने 0 लिखा नहीं, कहा कि बेकार है 0। बट 0 क्या होता है, यहाँ पर हमें लीस्ट काउंट का ख्याल रखना है कि हम किस मेजरमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, इसका अंदाजा भी हम लगा सकते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट की, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया है उसकी लीस्ट काउंट कितनी हो सकती है, इसका अंदाजा हम मेजरमेंट की जो कैलकुलेशन हमारे पास आती है, जो हमारे पास वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए 0 काउंट होता है इन फिजिक्स। कुछ समझ में आया हिमांशी? एक्यूरेट किसका है? हाँ, अगर डेसिमल के 2 पॉइंट तक ही तुमने मेजर किया है, डेसिमल के 2 पॉइंट तक ही मेजर किया है, तो लास्ट वाला जो डिजिट हम लिख रहे हैं, ये लास्ट डिजिट हमेशा डाउटफुल डिजिट कहलाता है। ये जो लास्ट डिजिट है इसको डाउटफुल डिजिट कहते हैं, अगर तुमने डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर किया। क्योंकि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी बढ़ाते चले जाओगे डेसिमल के बाद वैसे वैसे पॉइंट्स मिलते जाएंगे। अब इस पॉइंट पर मान लीजिए आपने डेसिमल के 2 पॉइंट तक निकाला है, तीसरे पॉइंट पर फाइंड नहीं किया, तो तीसरे पॉइंट पर 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, हमें नहीं पता 0 से लेकर के 9 तक क्या वैल्यू होगी, तो वो लास्ट डिजिट क्या कहलाता है, डाउटफुल डिजिट कहलाता है। वो डाउट होता है क्या हो सकती है वैल्यू। बट हाँ, डेसिमल के 3 पॉइंट तक आपको बताना जरूरी है, क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर किया है उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट 0.001 है, इसलिए लीस्ट काउंट को दर्शाने के लिए आपको ये 0 के लगाना जरूरी हो जाता है। क्लियर हुआ? अभी भी कुछ डाउट है? चलो बढ़िया। तो डायमेंशन काफी कुछ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट फिगर की हेल्प से
सिग्निफिकेंट फिगर की हेल्प से हम फाइंड करेंगे, दो नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे, दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और डिवाइड करना सीखेंगे। देखो छोटे क्लासेस में फिर से पढ़ाने लगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस पढ़ा रहा हूँ, आज समय ये आ गया है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, उनको फॉलो करके ही हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ टू नंबर्स अंडर द कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कंसिडरेशन के अंदर हम दो नंबर का एडिशन सीखेंगे कि दो नंबर को ऐड कैसे करते हैं। ऐड 2.1034 and 2.31, ये दो नंबर लिखे हुए हैं। दोनों नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बताओ जल्दी जल्दी। पहले में 5 और दूसरे में 5 और 3। बहुत सही, बिल्कुल सही बात है, 5 और 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर भाई इसमें 5 हो गए, इसमें 3 हो गए। कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर डालो, डायरेक्टली ऐड कर लो। 2.130 2.31, ध्यान ये रखना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। ऐड कर लो 4 3 1 4 डेसिमल 4। आंसर कितना आ गया 4.4134। क्या ये सही है? क्या ये हाँ ऐसे क्या होगा? हाँ आंसर क्या होगा? अच्छा ये आंसर बता रही है। इसका आंसर जो होगा, अगर अंडर कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखा जाए तो इसका आंसर होगा, इसको हम करेंगे राउंड ऑफ, इसको हम करेंगे राउंड ऑफ और ये कर देंगे 4.413। इसको और राउंड ऑफ करेंगे तो 4.41 आ जाएगा, ये होगा आंसर। अब आंसर यही क्यों होगा? तो आपको करना क्या है कि जब आपको ऐड करना है तो इसका रूल है, दो नंबर को जब ऐड करते हैं तो दोनों नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लीजिए। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 था, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 था। तो जब दो नंबर को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आना चाहिए, आंसर भी आपका, आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए आंसर में, ठीक है। यानी दो नंबर को ऐड करेंगे, दोनों के सिग्निफिकेंस कैलकुलेट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही उसका आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ये इसके रूल है। राउंडिंग ऑफ का रूल पता होगा सभी को, कैसे राउंड ऑफ करते हैं पता है ना? लास्ट डिजिट को हटाना होता है, 0 से 5 तक है तब तो ठीक है, 0 से 4 तक है तो वो डिजिट हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर 0 से लेकर के 6 से लेकर के 9 तक है तो क्या करना है, एक डिजिट हटाने, लास्ट डिजिट हटाएंगे तो उससे पहले वाली डिजिट पर 1 ऐड हो जाएगा। बट अगर 5 है तो उसमें भी कंडीशन होती है कि 5 से पहले इवन है या ऑड है, 5 के पहले जो नंबर है वो इवन है या ऑड है ये देखना होता है। अगर इवन होता है तो एज इट इज छोड़ देते हैं, ऑड होता है तो एक ऐड करके तब 5 को हटाते हैं, ठीक है। हाँ इवन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट देखो ऐसे, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 1.2345 ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये नंबर लिखा है। तो अगर इवन है, 5 से पहले इवन है तो क्या करना है, 1.234 ऐसे लिख देना है। बट अगर 5 के पहले ऑड हो जाए, यानी 1.23 मान लो 7 और 5 हो जाए, ठीक है, तो 7 हटाएंगे, 1.238 लिख देंगे आप, ठीक है। समझ में आ गया होगा? ये राउंडिंग ऑफ के रूल हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन है। सब्सट्रैक्शन भी ऐसे ही करते हैं, सब्सट्रैक्शन में भी आपको यही करना है, दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है, नॉर्मली सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, फिर आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला हो। जो नंबर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर का है, आंसर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए आंसर में भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा?
मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में भी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही कर दीजिए। दोनों सिग्निफिकेंट, कोशिश ये करिए कि जब आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से पहले आप दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर को बराबर कर लीजिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और लास्ट में सिग्निफिकेंट फिगर वही होनी चाहिए जो मिनिमम वाला हो। सिंपल सी बात है। बस करें, आज के क्लास खत्म करें। मेरे ख्याल से टाइम भी हो रहा है। आज कल एरर्स पढ़ाएं।